इसमें लिखिएगा कंसिडर अ पार्टिकल consider a particle P in the xy plane. Consider a particle P in the xy plane. Suppose its position vector is OP vector. Suppose its position vector OP vector is equal to R vector with respect to origin. With respect to origin. As shown in figure. फिगर अभी ड्रॉ कर रहा हूं उसकी. As shown in figure. उसके बाद नोट करें. Let F vector be the force acting on the particle. Let F vector be the force acting let F vector be the force acting on the particle. The torque acting on the particle is defined as the. नेक्स्ट लिखेंगे, मैंने अभी फिगर ड्रॉ नहीं करी है, फिगर देखेंगे तो समझाता हूं उसको. द torque acting on the particle is defined as the torque acting on the particle is defined as the vector product of position and force vectors. Vector product of position and good evening. Vector product of position and force vectors. ठीक है. अब किस तरीके से देखो, इसको हम ऐसा करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे जो यहाँ पर मेंशन करा है ना, कि एज शोन इन द फिगर. इधर हमने ड्रॉ कर ली वाई एक्सेस, इधर फ्रंट में हमने ड्रॉ करी एक्स एक्सेस, और ये वर्टिकली हमने ड्रॉ कर ली जेड एक्सेस. एक्स आगे की तरफ, वाई हॉरिजॉन्टली और जेड ऊपर की तरफ, ये हमने कर लिया. उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या करेंगे कि एक्स वाई प्लेन में हमने कहा कि कोई भी पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है. कोई भी पार्टिकल है पी, वो एक्स वाई प्लेन में है. तो एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है कि मैं एक्स वाई वाला जो प्लेन है उसमें एक एरिया बना लूंगा. तो हमने क्या करा, हमने एक्स से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, और वाई से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे. तो ये प्लेन बन गया एक्स वाई प्लेन. मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ एक्स वाई प्लेन, क्योंकि एक्स और वाई के हेल्प से बना है एक्स वाई प्लेन. उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पर एक पार्टिकल है पी. ठीक है. ये ओरिजिन है, इसको मैंने पी से ज्वाइन कर दिया. ठीक है. उसके बाद जब हमने इसको पी से ज्वाइन करा है, तो मैं ये कहूंगा कि ओरिजिन से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो उसको हमने आर वेक्टर बोल दिया. ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया. और ये जो पॉइंट पी है, इस पर एक फोर्स लग रही है इस तरह से, ऐसे, फोर्स एफ वेक्टर.
ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आर वेक्टर है और एफ वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एफ वेक्टर है, इस एफ वेक्टर को पैरेलली हम कितना भी डिस्प्लेस कर सकते हैं, इधर आगे भी और इधर पीछे भी, कितना भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर लेकर आता हूँ और ओरिजिन पर लाकर रोक देता हूँ पैरेलली मूव करके, डॉटेड लाइन बना लेना, ये भी एफ वेक्टर है, और इसके बीच का एंगल देखिए ये कितना है, थीटा, ये थीटा है। तो अब आप ये देखें कि जो हमारा फोर्स है, हमारा जो फोर्स है वो फोर्स भी कहाँ पर लग रहा है, वो फोर्स भी लग रहा है हमारा इधर एक्स वाई प्लेन में। हम एक पार्टिकल रखा हुआ है, उस पार्टिकल पर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं हम। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा कि यहाँ पर ये एक रेडियस है, इस रेडियस पर क्या है कि मतलब पॉइंट जो पी है उसका यहाँ से इतना डिस्टेंस है। तो हम एक चीज देखेंगे कि जब भी कोई चीज घूमती है ना, जब भी कोई चीज घूमती है, किसी चीज को हमने गोल 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 घुमाना शुरू कर दिया, तो वो जो चीज है उस चीज का परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होगा, मतलब उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। वो ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये आर है और ये एफ है, तो ये जो एफ वेक्टर है, ये एफ वेक्टर इसको ना घुमा रहा है, ये इसको घुमा रहा है। तो हमने ये कहा कि ये किस तरीके से घुमा रहा है, ये एफ वेक्टर इसको ऐसे 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 घुमा रहा है। तो जो स्क्रू रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल ये कहता है कि जब आर, तो ये है रेडियस है, और पॉइंट पी पर पार्टिकल जहां पर रखा हुआ है उस जगह पर एक फोर्स ऐसे लग रही है, तो वो फोर्स इसको इस तरह से एक्स वाई प्लेन में घुमा रहा है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल का मतलब ये है कि एक स्क्रू ड्राइवर से अगर मैं इसको ऐसे ऐसे टाइट करूंगा तो ये अंदर 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 जाता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब दो वेक्टर्स इस तरीके से होते हैं कि एक वेक्टर तो स्ट्रेट रहता है और दूसरा वेक्टर जो है वो उसको इस तरह से घुमाने लगता है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट है। तो याद रखिएगा जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ना, डॉट प्रोडक्ट, उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते ही इस वजह से है कि उसका रिजल्ट जो है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन वेक्टर को वेक्टर प्रोडक्ट किस वजह से कहते हैं, क्योंकि उसका एक डायरेक्शन आता है, और डायरेक्शन इज डिटरमिन्ड बाय दिस राइट हैंड स्क्रू रूल। सोचो कि अगर ये फोर्स इस तरफ लग रही होती तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा होता, ऐसे ऐसे मतलब क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा होता, तो फिर क्लॉकवाइज में ऐसे अगर पेज को किसी को टाइट करता स्क्रू को, तो वो नीचे की तरफ जाता, तो हमारा डायरेक्शन, टॉर्क का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता। तो हम ये कहेंगे कि टॉर्क का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, बिकॉज यहाँ पर एक रोटेशनल मोशन है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि वो जो रोटेशनल मोशन है वो राइट हैंड स्क्रू रूल को इंडिकेट करता है, और राइट हैंड स्क्रू रूल हमको ये बताता है कि हमने ये कहा कि जो हमारा टॉर्क होता है वो क्या होता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स उस पर परपेंडिकुलरली ही लगेगी, और यहाँ पर ये इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ओरिजिन के अबाउट घूमेगा ऐसे, तो दैट विल बी आर। तो हमने ये देखा था कि अगर टॉर्क है तो टॉर्क को हमने सीधा सीधा देखा कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन अगर मान लीजिए हमको वो वेक्टर्स की टर्म्स में दे रखा है, तो फिर उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई ना करके फिर हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। अब क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से लिया जाता है ये शायद मैंने वेक्टर्स में बताया था, अगर नहीं बताया था तो मैं आपको भी बताता हूँ। एक दो न्यूमेरिकल इसके ट्राई करेंगे, उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है। यहाँ तक बता दीजिए सभी बच्चों को, इतना क्लियर है कि वो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ना होकर वो क्रॉस प्रोडक्ट है। ये सभी को क्लियर है, रुद्रांश, पार्थ, नित्या, दिवस? यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आप यहाँ पर नोट करें कि 10 as indicated in the diagram, torque of
as indicated in the diagram, torque of F vector about capital O capital O is defined as tau vector is equal to r vector क्रॉस f vector, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होता है आर एफ साइन थीटा। ठीक है, जैसे कि हम वहां पर लेते थे डॉट प्रोडक्ट में लेते थे आर एफ कॉस थीटा, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता था ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क will be नवरात्र खत्म हो गए ना, नवरात्र तो अब खत्म हो गए, पता चल रहा होगा स्मेल से, कहीं पर प्याज की और लहसुन की स्मेल नहीं आ रही आप लोगों को? आ नहीं रही? जैसे सब्जी बन रही हो कहीं प्याज और लहसुन वगैरह, है ना? अभी तक सब ठीक था, अब एकदम से बड़ी तेज स्मेल आ रही है। भाई तुम कहाँ से आ रहे हो? ये बालों का क्या हाल बना रखा है? नहीं नहीं, खड़े हो रखे हैं एकदम बिल्कुल ऊपर ऊपर को, या स्टाइल है? अच्छा, तो बस मुझे ये लग रहा है कि शायद बड़ी तेज चला कर आए होगे ना, तो वो हवा से। चलिए जी, तो अब इसके बाद में एक क्वेश्चन नोट करिएगा, उस क्वेश्चन से ही इस चीज को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा कि कैसे ये सॉल्व किया जाता है जब मुझे ये पोजीशन वेक्टर दे रखा हो और फोर्स दे रखी हो और टॉर्क निकालने के लिए पूछा जाए। ध्यान देना, क्वेश्चन है फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स find the torque of a force 7i minus 3j minus 5k, 7i cap minus 3j cap minus 5k cap about the origin which acts on a particle, which acts on a particle whose position vector is I cap plus j cap minus k cap, I cap plus j cap minus k cap। ठीक है, तो साफ साफ यहाँ पर उन्होंने दे दिया फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स, तो फोर्स दे रखा है यहाँ पर एफ वेक्टर लिखूंगा क्योंकि ये हमको वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है 7i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और पार्टिकल जिस पोजीशन पर है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है आई कैप, आई कैप को क्या बोलेंगे 1i कैप, जे कैप को क्या बोल देंगे 1j कैप, और माइनस के कैप को बोल देंगे माइनस का 1k कैप। ये हो गया। तो टॉर्क क्या है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो टॉ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। देखिए सॉल्व करना बेहद आसान है। हम क्या करेंगे इसको कि पहले ना ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, मतलब इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। यहाँ लिखेंगे आई कैप, यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर के कैप। अब क्या करो, क्योंकि आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है, तो ये जो मैंने इस तरह से हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग में लिखा हुआ है, इस हॉरिजॉन्टल ग्रुपिंग को बोलते हैं रो, रो बोलते हैं, ROW रो। तो ये पहली रो में मैं ऐसे लिखूंगा आई कैप जे कैप के कैप।
दूसरी रो में मैं क्या करूंगा, क्योंकि आर वेक्टर पहले है तो पहले आर वेक्टर वाला लिखेंगे 1, इसके कोफिशिएंट आई कैप वाला कोफिशिएंट आई कैप के नीचे 1, जे कैप वाला कोफिशिएंट जे कैप के नीचे, और के कैप वाला कोफिशिएंट के कैप के नीचे 1 1 -1, ऐसे हो गया। उसके बाद एफ वेक्टर लिखेंगे तो एफ वेक्टर के कोफिशिएंट आई वेक्टर वाला आई कैप वाला 7, वो इसके नीचे -3 और फिर -5। ये आपका डिटर्मिनेंट क्लोज हो गया, मतलब ये साइन ऐसा हो गया जैसे कि मॉडुलस का साइन होता है उसके जैसा। क्या आ रहा है, माइनस में है सब कुछ, सब कुछ माइनस में है। ठीक है, माइनस में, बाकी सब यही है। अब जरा देखिएगा कि इसको सॉल्व करने का तरीका, ये जो आई कैप है पहला वाला टर्म ये होता है प्लस साइन का। ठीक, इसको करने के लिए पूरा चैप्टर मैट्रिसेस का करना पड़ेगा 12th क्लास में, मैं आपको सीधा फंडा बता रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि हमसे रटने के लिए बोला जा रहा है, बस ध्यान रखिए इतना। ये प्लस वो 12th में करना है डिटेल में। इस वाले को बोलेंगे विद माइनस साइन, इस वाले को बोलेंगे कि इसका साइन होता है प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये साइन होते हैं। हाँ, समझा नहीं? नहीं नहीं, चार कैसे हुए, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, बस। और कुछ नहीं होता ना, आई जे के तीन ही तो एक्सेस होती हैं। एक्स एक्सेस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सेस के अलोंग जे कैप और जेड एक्सेस के अलोंग के कैप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये अभी तक सिर्फ मैंने लिखा है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिएगा। एक मिनट वेट करिए बेटा। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें ना हमें ऐसा करना होता है, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, प्लस का हो गया, याद रखिएगा। जैसे पीरियोडिक टेबल करी थी ना 10th क्लास में, तो उसमें ये था कि हॉरिजॉन्टल वाले को तो हम क्या बोल देते हैं, पीरियड्स बोल देते हैं, और वर्टिकल वाले को ग्रुप्स बोल देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वालों को बोल देते हैं रोज। तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। वर्टिकल वालों को बोलते हैं कॉलम, तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। फिर ये जो है ये प्लस साइन का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। तो इसको एक्सपैंड किस तरह से करा जाता है वो देखिएगा। इसको एक्सपैंड करने का तरीका, ये हमारा टाउ वेक्टर क्या आ जाएगा, ये है प्लस का आई कैप, तो लिखो प्लस आई कैप, फिर एक ब्रैकेट लगाइएगा। हम क्या करते हैं कि प्लस आई कैप वाला जो कॉलम है, पहला कॉलम और पहला जो रो है, ये दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दीजिए, तो क्या बचेगा 1 -1 -3 -5। तो इसको कैसे करेंगे, 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 माइनस -1 इंटू -3, मतलब दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसा करते हैं। 1 इंटू -5 माइनस -3 इंटू -1 माइनस -3 इंटू -1। सभी को क्लियर इतना? ठीक है, अगला देखेंगे, अगला है जे कैप विद अ नेगेटिव साइन, तो माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। अब क्या करिए, माइनस जे कैप का कॉलम छोड़ दो और इसका रो छोड़ दो। तो मैंने रो छोड़ दिया और कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा 1 -1 7 -5। तो क्या करूंगा वही काम, 1 इंटू -5 माइनस 7 इंटू -1, 1 इंटू -5 माइनस 7 इंटू -1, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद प्लस का के कैप, तो इसका कॉलम छोड़ दो और रो छोड़ दो, क्या बचा 1 1 7 -3, 1 इंटू -3 और -1 इंटू 7, प्लस का के कैप
1 इंटू -3, देखिए पहले ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं फिर ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ठीक है। एवरी टाइम वी फॉल एंड देन वी स्टैंड अप, ठीक है। तो हम इस तरीके से करते हैं कि पहले गिरेंगे फिर उठेंगे, समझ गए। तो पहले ऐसे 1 से -3 और फिर नीचे से ऊपर उठेंगे, ये करते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू -3 -7 इंटू 1, -7 इंटू 1 इज इक्वल टू आई कैप, ब्रैकेट में 1 इंटू -5 क्या हो गया, -5, -3 इंटू -1 प्लस प्लस का 3 हो गया और -3 हो गया, माइनस जे कैप, ब्रैकेट में 1 इंटू -5 -5, -7 इंटू -1 प्लस का 7 प्लस के कैप, फिर 1 इंटू -3 -3 और ये हो गया -7, -5 -3 कितना हो गया, -8 आई कैप, 7 -5 हो गया प्लस का 2, बट बाहर माइनस है तो -2 जे कैप, और ये हो गया -10 के कैप। बताइए जी, ये सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है इतना? यस सर। समझ गए भाई? बताइए, सभी को सुनाई दे रहा है कि नहीं? सर समझ गए। समझ गए? दिव्या, दिवस, पार्थ, रुद्रांश, अभिनव, यस सर। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे टॉर्क तो हमने निकाल दिया, हमें फोर्स भी वेक्टर की टर्म्स में दे रखा था, हमें पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर की टर्म्स में दे रखा था, दोनों वेक्टर्स थे, तो हमने टॉर्क तो निकाल दिया वेक्टर की टर्म्स में। अगर हमसे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड निकालो अब टॉर्क का, तो मैग्नीट्यूड निकालना आप जानते होंगे, क्या करना है, आई वाले का होल स्क्वायर प्लस जे वाले का होल स्क्वायर प्लस के वाले का होल स्क्वायर और जो आए उसका अंडर रूट, ठीक है। तो हमसे पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी करके इसमें दिखा रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क का मतलब क्या है, यही टॉ आपको बनाना है, इसके ऊपर बस वेक्टर का साइन मत लगाना। तो टॉ इज इक्वल टू अंडर रूट -8 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, ये हो गया। -8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो 168 हो गया, अंडर रूट 168, ये टॉर्क हो गया। और क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर, टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर। ये करने के बाद में फिर हम अगला देखते हैं, अगला टॉपिक अपना नोट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आ रहा हूँ अभी, 1 मिनट में आ रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम, इसमें नोट करें, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। देखो, एंगुलर मोमेंटम पढ़ते टाइम दिमाग में ये रहे, ये लीनियर मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी था ना। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल rotating about an axis, the angular momentum of a particle rotating about an axis, the angular momentum of a particle rotating about an axis is defined as the moment of the linear momentum, is defined as the moment of the linear momentum,
ऑफ द पार्टिकल अबाउट द एक्सेस। of the particle about the axis of the particle about the axis। ठीक है। अब एक चीज हमने देखी थी, हमने अभी अभी पढ़ा टॉर्क, और टॉर्क को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स ये भी कहा जाता है टॉर्क को, और ऐसी नॉर्मल लैंग्वेज में कई बार टॉर्क को नॉर्मली मोमेंट भी बोल देते हैं, सिर्फ मोमेंट भी बोल देते हैं। तो जो एंगुलर मोमेंटम है ये क्या है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। वहां पर था मोमेंट ऑफ फोर्स, यहाँ है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जब मोमेंट ऑफ फोर्स था तो फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हम क्या करेंगे? वो मोमेंट ऑफ फोर्स था तो फोर्स में मल्टीप्लाई करा। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है तो लीनियर मोमेंटम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम is equal to linear momentum into multiplied by its perpendicular distance from the axis of rotation। perpendicular distance from the axis of rotation। ठीक है। अब एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए इसका। एक छोटा सा डायग्राम बना लो। वो ऐसे हो गया कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। ठीक है। और यहाँ पर एक पार्टिकल है P, और इस तरफ इस पर एक फोर्स लग रही है। ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन अगर ये है, और ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैंने d बोल दिया, तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, तो बेटा हमारा स्मॉल p का भी डायरेक्शन यही होगा, स्मॉल p। बल्कि आप फोर्स ना लिखकर आप स्मॉल p लिखें यहाँ पे। स्मॉल p क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है इसका जो भी मास होगा उसमें वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है? लीनियर मोमेंटम में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे हम टॉर्क के लिए टॉ बोलते हैं, ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम के लिए बोलेंगे कैपिटल एल। कैपिटल एल, तो कैपिटल एल is equal to P into D, PD। कैपिटल L is equal to P into D। एक मिनट, अच्छा अब नोट करें, यहीं पर लिखेंगे वेक्टोरिकली। वेक्टोरिकली, वेक्टोरिकली में सेम वैसा ही डायग्राम बनाएंगे जैसा कि हमने टॉर्क में बनाया था। एक्स वाई प्लेन में वहां पर मैंने फोर्स दिखाया था, यहाँ एक्स वाई प्लेन में मैं मोमेंटम दिखा दूंगा। बस इतना ही अंतर होगा। तो जो ये वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस को मैं बोल दूंगा जेड,
ये जो फ्रंट एक्सिस है, फ्रंट एक्सिस को हम बोल देंगे एक्स, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको बोल देंगे वाई। एक्स वाई प्लेन बनाइए, तो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, और वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन बन गई। ये हमारा ओरिजिन हो गया। एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन में ही एक पार्टिकल है इस पॉइंट पर, चलिए। तो अब क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हमने एक पार्टिकल ले लिया कैपिटल पी, जैसे वहां पर लिया था, और कैपिटल पी पर जैसे हम फोर्स दिखा रहे थे, तो फोर्स ना दिखाकर अब दिखा देंगे इस डायरेक्शन में हम अपना लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर। ठीक है, ये पार्टिकल हो गया कैपिटल पी, और ओरिजिन से पी तक का जो डिस्टेंस है उसके डिस्टेंस वेक्टर को, या पोजीशन वेक्टर को सॉरी, उसको आर वेक्टर बोल दिया। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो आप साफ समझ रहे हैं कि ये मोमेंटम इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा, तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है एल, एल वेक्टर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। याद रखिएगा, जो चीज घुमाती है ना किसी एक फिक्स्ड चीज को, फिक्स्ड चीज रेडियस है तो वो चीज पहले आ जाएगी, रेडियस मतलब वही आपका पोजीशन वेक्टर। जो फिक्स चीज है वो तो पहले लिखेंगे, और जो चीज लगातार उसको कंटिन्यूअसली घुमा रही है उसको बाद में लिखा जाता है। ठीक है भाई, दिमाग में आ सकता है ना, जैसे तुमने करा था कि एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर और एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का मतलब कुछ और निकल के आएगा, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का मतलब कुछ और निकल के आएगा, इट इज एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। तो ये बिल्कुल उसी के जैसा है जैसा हमने अभी अभी देखा था। तो सीधा सीधा आप यहाँ पर नोट करें कि एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ magnitude of angular momentum is given as L is equal to rp sin theta. L is equal to rp sin theta. ठीक है, चलिए जी, इतना करने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन, ये करेंगे। नोट कीजिएगा, एज वी नो दैट tau vector is equal to r vector cross f vector, and L vector is equal to r vector cross p vector, स्मॉल p vector। ठीक है, अब क्या करें, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। फिर कहें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, t मतलब टाइम। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t, t मतलब क्या हो गया, टाइम, ये हो गया टाइम।
तो क्या है मतलब डी बाई डी टी ऑफ एल वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। डी बाई डी टी ऑफ एल वेक्टर इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। अब क्या करेंगे, जो हमारा ना प्रोडक्ट होता है, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लीकेशन ही है, तो प्रोडक्ट ही। तो प्रोडक्ट में हमेशा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है कि पहले एक जो क्वांटिटी है वो एज इट इज और दूसरे का डिफरेंशियल, प्लस फिर दूसरी क्वांटिटी एज इट इज और पहले का डिफरेंशियल, ऐसे करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे कि डी आर बाई डी टी ये हो गया डी एल वैक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर वैक्टर बाई डी टी क्रॉस एल वैक्टर प्लस प्लस आर वेक्टर, सॉरी मैंने गलत लिखा, पी वेक्टर, हाँ, प्लस अब आर वेक्टर एज इट इज क्रॉस डीपी वेक्टर बाई डी। ध्यान रखिएगा हमें आर और पी का जो सीक्वेंस है वो चेंज नहीं करना, पहले आर वाला टर्म होना चाहिए फिर पी वाला टर्म, समझ रहे? ठीक है, तो पहले आर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया क्रॉस एज इट इज और पी वेक्टर एज इट इज, प्लस फिर आर वाले को एज इट इज छोड़ा क्रॉस एज इट इज और डीपी वेक्टर बाई डी। ये हो गया। इसके बाद क्या करना है देखिएगा, क्योंकि डी आर बाई डी टी क्या होता है वी वेक्टर, तो डीएल वेक्टर बाई डी टी, मैं जानता हूं पोजीशन को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आ जाता है, तो ये हो गया वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर प्लस प्लस आर वेक्टर क्रॉस, यहां पर लिखिएगा बेटा एफ वेक्टर, यहां पर लिखिएगा एफ वेक्टर। अब ये कैसे आया, आगे मैं इसको इस तरफ लास्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये मैंने डीपी वेक्टर बाई डी की जगह सीधा सीधा एफ वेक्टर कैसे लिख दिया। हाँ, पी पी की वैल्यू डालेंगे और निकाल लेंगे, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। देखिए मैंने डीपी वेक्टर जो है डीपी वेक्टर बाई डी वेक्टर डीपी वेक्टर बाई डी की जगह एफ वेक्टर कैसे लिखा, यहां मैं लिख रहा हूं सिंस डीपी वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखिए डी बाई डी टी एज इट इज, पी वेक्टर की जगह मैं लिख दूंगा एम वी वेक्टर। ठीक है, एम तो नहीं होगा ना वेक्टर, एम तो एक कांस्टेंट है, मास है, तो एम वी वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां से मास कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, एम डीवी वेक्टर बाई डी टी। और बेटा डीवी वेक्टर बाई डी टी क्या होता है एक्सेलरेशन, तो इसलिए एम ए वेक्टर आ गया और एम ए वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा एफ वेक्टर, दैट्स व्हाई डीपी वेक्टर बाई डी इज इक्वल टू एफ वेक्टर हो गया। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ डीपी वेक्टर बाई डी की जगह एफ वेक्टर लिख दिया। अब जब एफ वेक्टर आ गया तो मैं जानता हूँ आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर कितना होता है टॉप। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डीएल वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब जैसे ये वी वेक्टर है यहाँ लिखेंगे वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर की जगह लिख देंगे एम वी वेक्टर, इसकी जगह लिख देंगे एम वी वेक्टर, और प्लस यहाँ लिखेंगे टॉ वेक्टर, यहाँ टॉ वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा अगर किसी भी वेक्टर का खुद के ही साथ, अगर किसी भी वेक्टर का खुद के ही साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है वो हमेशा जीरो आता है, भले ही उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो वो जीरो आता है। उसका रीजन क्या है, हाँ साइन जीरो, बिल्कुल सही, क्योंकि वेक्टर के साथ ही एंगल क्या बनेगा, किसी भी चीज का उसी चीज के साथ एंगल क्या बनेगा, कुछ एंगल बनेगा ही नहीं, जीरो। और जब उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके बराबर होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए बी साइन थीटा के इक्वल। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो भले ही यहाँ पर एम हो तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी एम वी साइन थीटा, और थीटा हो जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि वी वेक्टर है और ये भी वी वेक्टर है, तो दोनों ही जब सेम होंगे तो दोनों के बीच में एंगल जीरो आएगा।
तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे ये 0 हो गया। dl वेक्टर बाई dt इज इक्वल टू 0 प्लस टॉ वेक्टर, और रीजन में मैं यहाँ लिख दूंगा कि v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर इज इक्वल टू 0, और v वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर बोलो या कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें, ये भी 0 के ही बराबर होता है। तो यहां से मैंने देखा इट इम्प्लाइज दैट टॉ वेक्टर इज इक्वल टू dl वेक्टर बाई dt, मतलब एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे दे रखा है उसका डिफरेंशियल अगर मैं करूंगा तो उससे सीधा सीधा हमारा टॉर्क निकल जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि वेलोसिटी अगर हमारे पास है तो वेलोसिटी का डिफरेंशियल करा तो एक्सेलरेशन आ गया, अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल करा तो एक्सेलरेशन, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास ये दे रखा है एंगुलर मोमेंटम, इसका डिफरेंशियल करेंगे सीधा सीधा टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, ये तो छोटा सा ही टॉपिक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक आज नहीं करा रहा हूँ मैं, स्टूडेंट्स का मैं अगला टॉपिक आज नहीं करा रहा हूँ। अगला टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। उसके जो डेरिवेशंस वगैरह होते थे वो डेरिवेशंस तो हट गए हैं इस बार से। ठीक है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, आज नहीं करा रहा हूँ उसको। ठीक है, क्योंकि सभी का समझना जरूरी है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करेंगे।